है हमारा। जननायक कौन है, राहुल गांधी या कर्पूरी बाबू? बताइए। राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह। कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा करते? 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा। क्या गलत है बटोगे तो कटोगे में? ये क्या कह रहे हैं, क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है, क्या चला गया है? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, मतलब वही रहता है। अरे बच्चे जैसी बातें करिए, बालक बुद्धि वाली बात हो गई भैया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। करीब 10 दिन बाद बिहार में पहले राउंड की वोटिंग होगी, इसलिए चुनावी तापमान अब आसमान छू रहा है। बिहार में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राजद पिछले 2 दशकों में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को एक बिहारी ही चला सकता है, कोई बाहरी नहीं। इसलिए ओवैसी ने भी कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में मुस्लिम समाज से किसी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आज जनता जनार्दन के बीच इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी वीकेंड की ये सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी, सबसे धाकड़, सबसे गर्दा उड़ाने वाली पॉलिटिकल डिबेट पर, बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा, कोई इधर से उधर नहीं। लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है, मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? मेरे साथ तमाम प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रदीप भंडारी का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब जमाई नेता एआईएमएम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, एके वाजपेयी एनडीए के घटक दल महासचिव एलजेपी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर लीडर।
चलिए अब रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ये एक नया राउंड है और एक एक लाइन में या एक एक शब्द में जवाब देना है। एक लाइन के बाद आपका वाक्य कट जाएगा। एक लाइन में जवाब देना है। आप सबको क्लियर है तो थम्स अप करिए। थैंक यू सर। ओके, पहला सवाल प्रदीप भंडारी आपसे। विपक्ष का चेहरा, सीएम चेहरा तेजस्वी, एनडीए का सीएम फेस कौन? हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। बिहार में असली वोट कटवा कौन, प्रशांत किशोर या ओवैसी? एक चुनना है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। मैं रुक करता हूं सीधा राजकुमार भाटी का। 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना, हां या नहीं? 80-20 का नारा योगी जी का है, हमारा नहीं है। नहीं, 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना है, हां या ना? विपक्ष की जाति वाली राजनीति नहीं है, न्याय वाली राजनीति। ओके, बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यह गठबंधन की कमजोरी है या मजबूती है? गठबंधन हर तरीके से मजबूत है, गठबंधन सरकार बनाने। ठीक है। नीरज मिश्रा, अगली बारी आपकी। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल का सम्मान? हमारे गठबंधन के सीएम के हाँ या ना दावेदार बोलना तेजस्वी सर? जी हैं। वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे सवाल तो सीएम सुनिए। डेजिग्नेट। मेरा सवाल है, मैंने सुन लिया आपका पोस्टर सवाल। में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल गांधी का सम्मान? हमारे गठबंधन की एकजुटता का वो सम्मान दिखाता है। बहुत बढ़िया है। वो बिल्कुल है। तेजस्वी अपनी अकेली तस्वीर दिखा के सम्मान दिखा रहे हैं। एकजुटता है। इसको मैसेज है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना मजबूरी है या मजबूती है? ये गठबंधन की मजबूती है, जहां सबको और कांग्रेस की मजबूरी है। सबके साथ चलने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाए। आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मैं फिर रुक करता हूं। अब शोएब जमैका, एनडीए और विपक्षी गठबंधन में से ज्यादा सेकुलर कौन है? देखिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी बेवफा। ओके, मतलब गठबंधन, महागठबंधन बेवफा है। हैदराबाद में जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन एआईएम की मजबूरी है या हाँ या नहीं? इसी से पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है। ठीक है। जो बी टीम कहते हैं उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक के बाद पे अगली बारी आपकी है। एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ये अगले सीएम होंगे, हाँ या नहीं? जी। चलिए, बिहार में अगला सवाल। पलटी मारने पर बार बार सफाई जरूरी है नीतीश कुमार की या मजबूरी है? नो कमेंट्स। और नो कमेंट्स। अच्छा, इस पे कुछ नहीं कहना चाहते? No comments। आपने नो कमेंट्स बोला तो अगला सवाल, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए, हाँ या ना? ये व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हर वर्कर की राय है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है। ओके, चलिए सतीश के सिंह, आखिरी और आपकी बारी है। बिहार में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आई है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, जितना हल्ला मचाया उसके बाद तो फिर छोटी हो ही गई। जी, अच्छा जवाब। कांग्रेस को मजबूरी में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानना पड़ा, हाँ या ना? देखिए, जो भी मानना पड़ा मजबूरी में, लेकिन ये एनडीए पर हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम है ये आपको लगता है? ओके, प्रदीप भंडारी, क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था? कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता लेकिन है। जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका माननीय- सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव पर। आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने भाई साहब मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए, वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि मामला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, एलओपी है, आप उनकी तारीफों के पुल बांधिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम किया? भाटी बताएंगे? नहीं, राजकुमार भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात से सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का है। बिहार के लिए, सवाल तो ये देश के लिए क्या किया? मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं,
जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पदयात्रा की है। काम करके पदयात्रा खाली से क्या जननायक हो जाएंगे क्या? आप इतना समझदार? एक सेकेंड, ओके, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटिया हमारे मित्र भी हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता भी हैं। ये कह रहे हैं जी पदयात्रा करिए इसलिए वो जननायक हो जाएंगे। कमाल कर रहे हो आप। राहुल गांधी अमीश जी जो विदेश की धरती पे जाके इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की मुस्कुरा भी रहे। नहीं, राजकुमार भाटी बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे। अब वो मुस्कुराएंगे, उनका हक है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए जननायक अगर ये होंगे। एक शोएब जमाई का भी, शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? ये देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई में, राहुल गांधी जी की मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में, पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, राहुल गांधी बिहार में चुनाव लड़े, बिहार में जाए, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आपको विदेश मंत्री है, आप सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है, ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है? क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। अमीश जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी बात का जवाब। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, जो चुनावी सीरियस नहीं है वो, इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा जा रहा था, और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस से इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। आप इतने बड़े चुनाव में जब इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जब नामांकन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी नीतियां बनती है, ऐसे समय में पूरे चुनाव से राहुल गांधी जी का पिछले 10 दिनों से गायब रहना, और वो भी कोई यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे नहीं, कोलंबिया जैसे, हुलुलुलु जैसे देशों से हमारा क्या लेना देना। और एक विपक्ष का नेता का क्या स्ट्रेटेजिक वहां पे इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो हमें भी बताइए, हमें भी साझा कीजिए साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोलंबिया जाने का इस वक्त कोई जवाब है तो मुझे बताइए। चश्मा नारंगी है, हमारा चश्मा नारंगी है, बोला क्या आरोप लगाया गया? हमारा अगर चश्मा नारंगी है तो इनका चश्मा जो है ना टूट चुका है, ये हकीकत देख नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अब मेरे पास आए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस बेटे को अगर यादव है। CM बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमानों कहां जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, मुसलमान कहां जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की तो फिर आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा सामाजिक न्याय कैसे होगा? मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का अनुपात के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी?
ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है? बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में अलग जगाता है, और उस मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि मल्लाह समाज का वोटर तो यहाँ इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने तो सीधा कहा, हम तो सबको साथ लेकर समावेशी पार्टी हैं। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े और सवर्णों के साथ भी खड़े। हम लोग कह रहे अगर हमारा चश्मा नारंगी है तो आपका चश्मा टूटा हुआ है, जो राहुल गांधी में जननायक ढूंढ रहा है। देखिए ना, वो नॉन सीरियस है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनको ये समझ नहीं है कि जब देश नॉन सीरियस है। नहीं, सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि वो वेनेजुएला टाइप की इकोनॉमी में, हुलुलुलु टाइप की इकोनॉमी में क्या करने गए। इनको यह समझ तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लेगेसी है वो जॉबलेस इकोनॉमी की है, जिसको ये ग्रोथ की बात करते हैं। उस जॉबलेस ग्रोथ की इकोनॉमी में प्रधानमंत्री है, कोलंबिया में क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है? विदेश मंत्री का इंटरेस्ट होगा। सुनिए, एक सेकेंड, कांग्रेस का क्या डिप्लोमेटिक अलायंस हो सकता है कोलंबिया से? कुछ भी नहीं। एक सरकार का होता है। अगर कोई विदेश मंत्री होता मैं मान सकता था। कोई स्ट्रैटेजिक बात होती डिफेंस की, टाइप की। कोलंबिया से हमारा कौन सा, ना किसी डिफेंस में टाइप है, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कोई टाइप है। अरे भाई, यूरोप और अमेरिका से तो मैं कह भी सकता था कि मिडिल ईस्ट गए या कहीं पर गए, लेकिन आप चुनाव के ऐसे मौसम में जब अगर आप गायब रहते हैं और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, तो पहले आप तो सीरियस हो जाइए जनाब। क्या बीजेपी को हराने का सीरियस नहीं लगते? बीजेपी को हराने का ठेका खाली मुसलमान। राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लगते? इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको हर चुनाव या हर एक पदयात्रा के बाद एक लंबी ब्रेक चाहिए। बीजेपी, जहां आप कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी है, हम घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक तरफ तो लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं और आप यहां से ये क्या बोलते हैं, सावन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर गायब, फिर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गायब, फिर विंटर वेकेशन। अरे आप पॉलिटिशियन है, 50 साल के, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर 2 महीने के बाद आपको विंटर वेकेशन चाहिए। ओके, वो कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे थोड़ी है कि छुट्टी हर वक्त चाहिए। देखिए ना समझ को समझाना मुश्किल है, ना समझ है, लेकिन समझदार जनता को मैं बता देता हूं कि जब विदेश जाते हैं राहुल जी और वहां के देश के व्यापारियों से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, तो बात क्या समझ है ये तो बताइए। वो छोड़िए ना, उनकी नासमझी पर डिबेट नहीं है ना। देश को हम ये समझा देते हैं। बोला ना समझ है। अरे तो इसीलिए तो हम उनको छोड़ रहे हैं। ना समझ को समझा के करेंगे क्या? ना समझ है आप अमीर जी, मेरी बात पूरी हो जाने। नए नए कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं, हमने 10 सालों में इनके जैसे हजारों प्रवक्ताओं को झेला है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूँ। आप अपनी बात कीजिए। राहुल गांधी जी कोलंबिया क्यों गए, इसका जवाब दीजिए बस। वैसे तो मेरे बारे में शायद इनको मालूम नहीं कि मैं कितने समय से प्रवक्ता हूँ। बहरहाल, जब वो कोलंबिया जाके वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, तो इस देश के अंदर जो जॉबलेस इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था, उससे कैसे पार पाया जाएगा, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, प्रोसेसिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, उसकी बात करने जाते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावों में आप कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है। राहुल गांधी बिजी है इमरती बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए। 30 दिन से बिहार नहीं गए, क्या ये सीरियसनेस है? बताइए। ये राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया पे ये इमरतियां बनाएंगे, ये जाके ये इमरती बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये सीरियसनेस है बिहार के प्रति? एक बार भी पिछले 30 दिन के अंदर बिहार नहीं गए और ये बिहार की जनता से बात करते हैं। टूरिस्ट पॉलिटिशियन। कोलंबिया में बताता हूं क्यों गए थे। जो व्यक्ति ये बोले 10,000 सीसी की बाइक होती है, 10,000 किलो की बाइक होती है, इनकी इकोनॉमिक नॉलेज, ये क्या बात कर, जिनको बाइक और कार के बीच का वेट नहीं पता, ये ना बता इकोनॉमी जिनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज IMF कह रहा है सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो रही है, इसीलिए इनको चिढ़ेगा। राहुल बेरोजगार है मतलब देश बेरोजगार नहीं है। ओके, राहुल बेरोजगार है तो देश बेरोजगार नहीं है। सतीश के सिंह 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं, आपकी शुरुआत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो यह है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहां तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है
वो जो भी नहीं है पार्टी है। वो दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। आपको एक बात बताओ, आपने विदेश का दौरे का उठाया, विदेशी दौरे का उठाया, ये सही है कि राहुल गांधी गए विदेश, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद विपक्ष के नेता को विदेश नहीं भेजा गया, माननीय ओवैसी जी को भेजा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुल्हन कौन किसका, ओके आप बिहार में दूल्हा नहीं मिल रहा है। ओके शौर्य भाई, आप दुल्हन किसकी है? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी है, सतीश के सिंह ने पूछा। अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा देखिए आज आप फंसे पड़े हैं। तलाश ये सुनिए, अरे सुनिए, ये पर्दे में दुल्हन है, समझे। दुल्हन अपना जब चेहरा दिखाएगी ना, जब लोगों को तब तक दिखेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कौन कहां जा रहा है, क्यों जाता है और कब जाता है और फिर लौट आता है। आज आपको रगड़ने के मूड में है ये लोग। सुनिए, हैदराबाद में अभी जुबली हिल्स में एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को एमआईएम ने सपोर्ट किया, बल्कि उनके नॉमिनेशन में भी ओवैसी साहब। अच्छा आप कांग्रेस की दुल्हन है? सुनिए, फिर मौजूद रहे। मेरे को ये बताइए, निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? बार बार निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं भाई, हम कहां दे रहे हैं? आपने तो बोला खुला भाई कि राजद और करने का ऑफर तो यही दे रहे हैं। आपने राजद और निकाह करने का ऑफर यही दे रहे हैं कि हम इस स्वयंवर में आना चाहते हैं। अमीश भाई देखिए ना, हैदराबाद के जुबली हिल्स चुनाव का जिक्र कर दिया। जब हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वहां कोसी में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं पूछ लीजिए। ये इनको समझ में नहीं आता। अरे भाई, हैदराबाद में आपके मुख्यमंत्री जो है एमआईएम पार्टी के बगैर एक कदम नहीं चलते। आप यहां से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, यहां से गले में हाथ डाल के आप यहां से बातें करते हैं, और फिर यहाँ बिहार में कहते हैं कि जी ये तो बी टीम है। अरे भाई, तो बी टीम है तो तुम यहाँ से तेलंगाना में क्यों साथ हो? अरे आप किसकी बी टीम है, किसकी? मतलब मैं कमाल की बात, अरे किसी की तो टीम है आप, ये तो बात पक्का है। मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ, किसकी टीम है मैं बता रहा हूँ। सारे निशाने आज आप ही की तरफ है। हम टीम है देश के पिछड़े समाज के लोगों का, जो वॉइसलेस हैं, जिनको सिर्फ आज तक राजनीतिक मनसब के लिए इस्तेमाल किया गया। उन मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज है जिनको सिर्फ दरी उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। हम उनके यहां से असल में खेवनहार है, हम उनके लिए यहां से राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों के तिरस्कार का इतना ही शौक है तो कह दें कि ये मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, कह दें कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, बता देना। ये बोल बोल के ही तो खा रहे हैं, कह दें। आप समझ नहीं रहे, ये बोल बोल के खाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनको दरी बिछाने का काम है, जब ये तेलंगाना में रहे, ये क्या नाम था उनका, केसीआर, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अरे उनके साथ इतना लगे रहे, वहीं ले लेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यही वहीं कुछ ले लेते। ये पता नहीं पंडुबी की तरह कहां से कहां चले जाते हैं और दूसरे जगह बवाल काटे। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है जो एआईएम के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और आरजेडी ने रखा हुआ है। शोएब भाई साहब ने पूछा कि आप किसकी टीम है, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है, कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है। दूसरी बात, हम इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी, ये मनोहर बोलना चाहता हूं भाई, मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट,
देखिए 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा। तो क्या गलत है बटोगे तो एक कटोगे मिनट में? रुकिए, बीच में नहीं रुकिए, आप बीच में अरे ना। सुनने की क्षमता अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 80-20 का नारा। सुनिए, पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे? उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया। इन लोग का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक का इस्तेमाल करते हो। आप में यही फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो। तो होगा, इसीलिए वो बटेगा, वो कटेगा, स्वाभाविक है। इसीलिए क्या? अरे भाई अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे, हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे एक चीज बताइए सतीश जी, अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कहां क्या हुआ? अरे हिंदुस्तान के बटने की बात आप थोड़े करते हो। एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी, एक इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है। सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है, इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद हर व्यक्ति को, अब आप बोलना ही नहीं, मैं बोलने नहीं दे रहा। उस संविधान में लिखा था क्या कि लालू यादव के परिवार का पुत्र ही सीएम होगा? लिखा था क्या उस संविधान में? इस तरह की ये तो व्यक्तिगत नफरत दिखाई, व्यक्तिगत नहीं, ये डिबेट का तरीका नहीं है। इनका तरफ से सवाल है। नहीं, आपने जवाब नहीं सुना। नहीं, सवाल है कि अगर एक ही जाति और परिवार की बात होगी तो कैसे माना जाएगा सबका साथ और सबका विकास? जवाब इस बात। अगर आप एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषय बदल देंगे। मैं विषय नहीं बदल रहा, आपको जिस व्यक्ति को घेरना है आप उसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे, उसके पक्ष सुनेंगे ही नहीं। बोलिए ना, मैं उनका प्रवक्ता खड़ा हूं। नहीं बोलिए, तो मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए था। बिल्कुल सुनाइए। 26 जनवरी 1950 आपने बीच में ही लपक लिया कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये तो सुन लेते पहले। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें, आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी ये बात सही है, शौकत अली कह रहे हैं, पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है, एक तरह से ये मैंने ये नहीं कहा। फिर आप गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोकना बोला अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर आपने बोली ये बात, फिर गलत पेश कर रहे हो आप। बोली कि नहीं बोली? आप फिर गलत पेश कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? हम सबने सुनी है।
अमीश जी जी बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं खतरनाक नहीं, खतरनाक बिल्कुल खेल जेन्युइन है। खेल है। खतरनाक नहीं, खेल क्यों है। क्यों खतरनाक सुनिए, है? हाँ नहीं अब उधर ही बैठिए मेरा ना। वाक्य क्या था हाँ, पहले ही बोलिए। सुनिए। हाँ बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, उन्हें नेता कौन बना देगा? तो घर सिर्फ जाके? तेजस्वी यादव का परिवार आपने लड़ रहा है। कहा जनता टीवी नहीं, देख नहीं, रही है। नहीं, आपने बोला आपने तेजस्वी- जनता पे ले आए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है। नहीं, ना, नहीं, ना, गलत- ना, गलत आपकी तरीका, तरह गलत से मैं तरीका, बिल्कुल दबाव गलत में नहीं तरीका। आऊंगा। मेरा ये सवाल गलत वही का तरीका। वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? सड़कों की अगर बात है तो कमाल की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का, क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहा है? कैसी बात कर रहे हैं अरे ये? यादवों मोहन के हिस्से यादव देखो। मध्य प्रदेश के यादवों के मुख्यमंत्री हिस्से हमने खड़े हैं। बनाया, केंद्रीय हाँ। मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया। ये क्या यादवों कह की रहे आवाज हैं? नहीं, प्रदीप क्या भंडारी लालू उठाएंगे? यादव का बेटा ही लड़ सकता हाँ। है? क्या लालू यादव का वाह, वाह, पुत्री वाह। लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा इस परिवार लड़ देश के सकता है? भंडारियों में बेटा प्रदीप बेटी भंडारी चाचा का प्रवक्ता चाची बनेगा। साला साली कोई और सब परिवार भंडारी से नहीं टिकट बन दे दो, सकता। इनमें से बच्चे को और टिकट कोई नहीं भंडारी देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम सारे भंडारियों में मेरे नाम भंडारी पिता है। राजनीति में, क्यों मेरी बने? माता जी अकेले तुम क्यों राजनीति बने में। हो? ये भारतीय जनता दूसरा पार्टी भंडारी बताओ, कितना जब प्रवक्ता परिवारवादी को मौका देते हैं, आपके जैसे नहीं दूसरे है। भंडारी का नाम बता अरे दो, क्यों? प्रवक्ता हो। हमारे जब फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनेगा? मैं युवाओं से बड़ी बात बोली। जवाब दो इस बात आपने का। बोला आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, हाँ। और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। नहीं, और भंडारी देश वाले की सवाल जनता पे भी जवाब इसको दे दो। नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया है वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके बोलिए। मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? क्या ये चला गया है? ये चला गया है? ये चला गया है? जब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सत्ता में जब शब्दों से बात ना बने तो शरीर को जब नचाने सत्ता लगे। से बाहर रहते हैं तो ऐसा होता शब्दों से ना है। बने। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैं मेरी बात एक बात बोलूं। एक सेकंड, पति मैं भंडारी बस अपनी बात आपसे को पूछ रहा हूं, अमीश जी, क्या लालू परिवार के अलावा कोई यादव इनका चेहरा लड़ नहीं सकता? मोहन यादव कौन है? कहा है आपने, कब बना है? किसने जब रोका से इनकी भैया? पार्टी फाउंडिंग है, कब बन गए? कोई रोक है क्या? बता दो एक बात। तो आप देखिए, आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो कोई उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि यह मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है। इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते हैं मेरे भी जवाब- तो मैं आपके सवाल का जवाब जी दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने ओके, और आज जनाब मुख्यमंत्री मैं हैं। एक- तो ये कितना परिवारवाद बड़ा है या नहीं अपमान। है? एक मिनट, ये एक जवाब- परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन इसका में जवाब दें हिंदुओं आप के मुझे। प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, अरे तपस्या दीक्षा करी है, उनके तब भतीजे जाके ने वो क्यों ली? संत बने, और तब जाके वो लोग नहीं योगी थे। आदित्यनाथ जी महंत बने। कृपाल ऐसे सिंह नहीं बिष्ट के होता। भतीजे क्या ने बात क्यों कर ली रहे हो दीक्षा? आप? ये आप वो इसी किसी ये और को सोच नहीं है, बना सकते यही थे। सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी सवाल कि का भाई जवाब वो दीजिए आप। बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मैं मठाधीशों से एक नफरत है जवाब आपको। ओके ओके, चर्चा को अपने परिवारवाद को लेकर करने के लिए। इसी विषय पे बोल रहा हूँ। जी नहीं, मेरे देखिए, सवाल का जवाब नहीं ये मिला, जो- लेकिन दे दो ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने। अपने भतीजे को जैसे आप आपने तपस्या पूछा कर लो, जाके भंडारी आप कोई तपस्या और करो। नेता बताइए। आपने तपस्या मुझे करो। याद में आता है और कांग्रेस किसी ने पार्टी तपस्या नहीं की के थी। पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, वो इनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, सीताराम केसरी को लेकर एक ट्वीट कर, और वहीं से ये मुद्दा बड़ा हो गया। क्या कांग्रेस को ये करना चाहिए था? क्या आपको लगता नहीं ये हिट विकेट टाइप का मुद्दा है, क्योंकि सीताराम केसरी कांग्रेस के लिए दुखती रग हो सकता है? देखिए, ये सच्चाई है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था,
लेकिन उनके कारण क्या हुआ था इन दर्शकों के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए सीताराम देखिए, केसरी के मैं साथ क्या हुआ? अगर सच्चाई भाई वो दुनिया में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ, आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ, बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए, निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या दुर्व्यवहार आप आगे बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला गया? दिया क्या? नहीं, सुनिए, नहीं, क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी को देना चाहिए था, दिया क्या? देखिए, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। दोनों चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए थे। यस थे। ओके, हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ। देवगौड़ा क्या कैसे पकड़ के निकाला गया था? ये सामने बैठे मैं आपको बता रहा हूँ, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है, ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का पान किया था, हमेशा ऐसे ही करते, यही नैरेटिव है। जी बाबा साहब, एक सेकंड रुकता हूँ। सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम केसरी और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बिल्कुल बने। नहीं। आप दलितों को इनके अंदर नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं ने फोर्सिंग ऑपरेशन कराया। इस तरीके से दलित के साथ क्या हुआ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीताराम केसरी के विषय में क्या खुलासा किया था आज से 1 साल पहले, सुनिए जरा। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंका। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी, और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां से मॉनिटरिंग कर रहा था और बताया जा रहा था, और वहां पर प्रसन्नता का माहौल था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज से 1.25 साल पहले कहा था, जब सीताराम केसरी के, आज से 1.25 साल या 1.5 साल पहले, जब सीताराम केसरी के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उस बात में तार्किकता है। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे तौर पे कहा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम वो थे जिन्होंने सीताराम केसरी को उठाया था बतौर कार्यकर्ता, और बकायदा इस पॉडकास्ट में उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई थी, मेरे को मेरे शीर्ष नेतृत्व ने बोला था ऐसा करा और मैंने करा, और सोनिया गांधी के इशारे पे मैंने करा। इससे बड़ा खुलासा सीताराम केसरी के विषय में अभी तक नहीं हुआ है, इसका जवाब देना पड़ेगा सर आपको। सीताराम केसरी को लेकर हायर लीडरशिप में प्रसन्नता का माहौल था। आप इनको कह रहे थे कि पिछड़ों को के साथ आप क्या करते हैं, आपने पिछड़ों के साथ पहले क्या किया है और आगे क्या करेंगे, वो समाज देख रहा है, जवाब दीजिए। अमीश जी, त्यागी जी वो हैं जिन्होंने अपने विचारों से समझौता कर लिया। ये आज से कुछ साल पहले देश के अंदर सौहार्द, आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी जी जो हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो त्यागी जी जो हैं, उन्होंने अपने विचारों के साथ समझौता कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने विचारों से समझौता किया उस व्यक्ति की बात को हम कैसे मान ले? और यह व्यक्ति इस बात को क्यों नहीं कहता? एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को सीताराम केसरी बदतमीजी तो हुई थी, इनकी बात को आप कैसे मान लेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना, 1996 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बात को ना मानो, आपकी बात को मान लो। सोनिया जी के कहने पर बने थे। इस देश के अंदर से आवाज आई जिसको सोनिया जी ने सुना और उन्होंने इस बात को आगे रखा कि आप सोनिया जी सुने तो बने, सोनिया जी कहे तो वो धोती खोल दो, सब कुछ सोनिया जी है, इनकी पार्टी और कुछ नहीं है, और उनको बनाया। ओके शोइब भाई, क्या आपको लगता है अभी आपको एक लेक्चर दिया जा रहा था कि पिछड़ों को एक कोई बनाए तो आपको तकलीफ हो रही है? राजकुमार भाटी ने भी बोला, जनाब ने भी बोला, मैं आपसे पूछता हूं, ये पिछड़े नहीं थे सीताराम केसरी क्या?
ये देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो हुआ वो भी देश जानता है। गुलाम नबी आज़ाद इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, किस स्थिति में वो कांग्रेस से बाहर हुए, किस परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम लगाए, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के जो एडवाइज़र्स हैं ना, वो पता नहीं किसकी तरफ से बैटिंग करते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपकी दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता होती मुस्लिम समाज की तो शहनवाज हुसैन को टिकट दे देते बिहार में, बेचारे वो ऐसे खाली घूम रहे हैं, उनको आपने टिकट इतने कद्दावर कल के ऐलान के बाद चिंता ज्यादा कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। हाँ, तो शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया, बताइए चिंता कितनी ज़्यादा। लेकिन जो मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि भाई डिप्टी सीएम बना दिया, उसको क्या करेंगे। ये बात जान लीजिए कि सनम बेवफा नहीं, तेजस्वी जी बेवफा हो गए हैं। और आप ये एक बात और, मैं किसी समाज का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकेश सहनी जी का रिकॉर्ड ये है कि इनको अगर कोई चीज़ नहीं अपनी मनमाफिक मिलती तो ये पहले भी बीजेपी में जा चुके थे, आगे भी जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो बेवफा नहीं होंगे। अब एक सतीश जी ने हमसे बेवफाई की तो बात ही ना मत करिए। मैं सुनिए, नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे फिर? नहीं, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो तो उनसे आप पूछिएगा। सतीश जी ने हमसे पूछा था कि भाई दूल्हे दुल्हन की बात, देखो दूल्हा तो एक ही है, हमारे मियाँ भाई हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी साहब। दुल्हन बना रखा है वैसे इन लोगों ने। दुल्हन ये किनकी है मैं बता रहा हूँ। जब झारखंड में जाते हैं जेएमएम के दुल्हन बन जाते हैं, साउथ में जाते हैं किसी और पार्टी की दुल्हन बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं शिवसेना की दुल्हन बन जाते हैं। अरे भैया दुल्हन तो आप हो, दूल्हा तो सिर्फ हमारा मियाँ भाई है और उसका नाम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी है। ये सतीश जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो कहा वो पर्याप्त है। इनकी हंसी ही बताती है कि दुल्हन सस्पेक्ट है, समझे। वो कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। कौन सा ये कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। दूल्हे हैं किसके? इनका हाँ, कौन ढो रहा है पालकी? तो 4 निकाह अलाउड है। अरे भाई, इनका पालकी कौन ढो रहा है ये तो बताइए। ये कह रहे हैं हमारे 4 निकाह। देखिए, ये ऐसे दूल्हा या दुल्हन है जिनका हर चुनाव का एक अलग एजेंडा होता है। इनका कोई और एजेंडा नहीं है। एक सवाल एनडीए से, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही है, ए के वाजपेयी पहले आप? सब लोगों ने स्थिति क्लियर कर रखी है कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 नहीं, एक सेकंड नहीं, कोई गोल बोल। अरे बड़ा क्लियर बताओ, सीएम कैंडिडेट है। अरे वही बता रहा हूँ मैं कहूँ सीताराम केसरी का के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अरे ये भविष्य के घर के भविष्यवक्ता हो गए क्या? ये आप जोशी हो क्या? नीतीश बाबू को सिंधे बनेंगे? अरे नहीं, ये भी भविष्यवक्ता हो गए। जब हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 14 तारीख को बाकायदा उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड एडिशन को यही समाप्त करते हैं। मेरे युवा मित्रों का, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में सारे खेला होंगे। आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।